सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। कराची तारीकियों में अवाम गम गुस्से में, हुक्मरान मजे में, लेकिन बस अब बहुत हो गया है। कराची को बिजली दो मुहिम का आज तीसरा दिन है। ऐसा महसूस होता है मुझे कि इस मुहिम के समरात आना शुरू हो गए हैं। कराची वालों की सदा ऐवानों तक पहुंची है। वजीर तवानाई उमर अयूब जनाब हल बता रहे हैं, जिन्होंने पहले इस मसले से हाथ उठा लिए थे। गवर्नर सिंध कराची का संगीन मसला वजीर आजम के गोश गुजार कर रहे हैं। इमरान खान कातिल इलेक्ट्रिक से मुलाकात करके मसले का हल निकालने की हिदायत कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने पहले तो गवर्नर की बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। देखिए इस बार मुलाकातों से क्या नतीजा निकलता है। असद उमर साहब असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर यकीन दिला रहे हैं कि कराची हमारा है। कराची के अपने अमीनुल हक साहब भी के इलेक्ट्रिक को माफिया बता रहे हैं। नापरा भी होश में आ गया है। बिजली की लोड शेडिंग पर कल खुली कचहरी होगी। अवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे, ऑनलाइन समात का हिस्सा बन सकेंगे। हालांकि अब नाज़रीन शिकायत दर्ज करवाने का नहीं, डायरेक्ट सजा जजा का वक्त है। लेकिन बहरहाल कुछ न करने से बेहतर है कुछ कर तो लें। वो तमाम मुताल्लिका इदारे जो कराची वालों के इस मसले को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, सब होश में आ गए। बयानात दागे जा रहे हैं, हिदायत की जा रही है। बस समंदर किनारे आबाद शहर में चुल्लू भर पानी डूब मरने के लिए अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक है। आज भी कई कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है शहर में। कोई इस इदारे को पूछने वाला नहीं। खैर नाज़रीन, सियासी हलचल और फुर्तियां हर साल मुझे नजर आती हैं, लेकिन काम टके का नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल में इजाफा होता जा रहा है और बेहतरी की उम्मीद सुनाई तो दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। कराची वाले समझते हैं कि यह शहर सियासी तौर पर यतीम है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब, कुछ दिन पहले ही तो आपने कहा था, खुद याद दिलाया था कि वजीर आजम बाप और कौम उसके बच्चे होते हैं। तो खान साहब, इस शहर को यतीमी के खौफ से बचाइए, इस शहर को उसका हक दिलवाइए, के इलेक्ट्रिक को नकेल डालें और कराची को बिजली दें। खान साहब, ये सारा पाकिस्तान देख रहा है कि तब्दीली सरकार के दौर में भी कराची के बासियों की किस्मत तब्दील नहीं हो रही है। पहला सेगमेंट नाज़रीन की जानिब लेकर चलती हूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि आगाज में मैंने बात की, आज फिर कौमी असेंबली में उज़ैर ही होता रहा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान कौमी असेंबली में पढ़कर सुनाया। कहा कि उज़ैर बलोच ने पुलिस मुक़ाबले अगवा बराए तावान थानों पर हमलों का एतराफ़ किया है। उज़ैर बलोच ने 14 शुगर मिल्स पर कब्जे करवाए हैं। बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हिरासा करके 40 घर खाली करवाए हैं। भत्ता आसिफ अली जरदारी की बहन को जाता रहा। नाज़रीन, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर असलहा तकसीम किया गया। कत्ल किए के लिए पुलिस अफसरान और पुलिस मोबाइल भी इस्तेमाल हुई, जिस पर पीपल्स पार्टी की शाजिया सुमरो ने मुराद सईद को हेडफोन दे मारा, मगर मुराद सईद बच गए, निशाना चूक गया। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के मामले को लेकर भी ऐवान में शोर शराबा रहा, मगर अफसोस की बात यह है कि वफाकी वजीर बराए तवानाई ने साफ कह दिया कि कराची में लोड शेडिंग का मसला 2 साल से पहले हल नहीं हो सकता। वो कहते हैं कराची को मजीद बिजली देने के लिए तैयार है, मगर के इलेक्ट्रिक के पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो इजाफी बिजली वसूल कर सके। वफाकी वजीर ने असेंबली में बताया कि इलेक्ट्रिक ने 2022 तक नया सिस्टम बनाने का वादा किया है। उस वक्त तक इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में दाखिल नहीं की जा सकती। वजीर बराए प्लानिंग असद उमर ने भी बाल हमेशा की तरह खींचा है बात में से, और उन्होंने बॉल पिछली हुकूमतों पर डालने की कोशिश की है और कहा है कि माजी में हुक्मरानों ने कराची की जरूरत के मुताबिक बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई। बिजली के कारखाने बढ़े, मगर कराची इन कारखानों से बिजली नहीं ले सकता। MKM के वजीर बराए IT जनाब अमीनुल हक साहब ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। मंगल को पार्लियामेंट पर धरने का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हलीम आदिल शेख साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुरम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहूँगी। हलीम आदिल शेख साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आप लोग 5 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है? अब तो वजीर मौसूफ खुद फरमा रहे हैं कि जो चाहे कर लें, 2 साल से पहले बिजली नहीं मिल सकती, बस फिर बंद कर दें धरना, घर जाएं सब। सर, मेरा ख्याल है कि इसमें अगर आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं नरेट कर दूंगा वजीर मौसूफ ने किस पैराए में कहा, क्यों कहा। मैं थोड़ा सा इसको अभी माजी में जाना चाह रहा हूँ। 2005 के अंदर ये
के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई 2009 में, अब राज ग्रुप को चली गई। अब राज ग्रुप के बाद इसके अंदर ग्रिड स्टेशन लगने थे, इसके अंदर पैसे खर्च होने थे, इसमें इन्वेस्टमेंट होनी थी। 2018 तक किसी ने एक टका इसके ऊपर खर्च नहीं कराया। अब हमारी फेडरल गवर्नमेंट यहाँ ग्रिड स्टेशन लगवा रही है। जो काम इनके लेते ही इन्होंने करना था 2 अरब रुपए से, वो इन्होंने एक टके का काम नहीं कराया। के इलेक्ट्रिक यहाँ से पैसे वसूल करते रही, के इलेक्ट्रिक यहाँ से मतलब लोगों को लूट के ओवर बिलिंग करके सब कुछ कर, लेकिन उन्होंने सिस्टम में कुछ खर्च नहीं किया, ना ट्रांसमिशन पे, ना किसी चीज पे, ना किसी चीज पे। रिजल्ट क्या आ गया है कि अब सब कुछ हमें करवाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास हम लोग 800 मेगावाट बिजली दे रहे हैं, 651 और 601 और 200 जमपीर से, जो कि फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। उसके बावजूद बिजली इनके पास कैपेसिटी नहीं है। बिजली आ जाए लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके ग्रिड स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। वो मरयूम ने, और ग्रिड स्टेशन ये नहीं है कि एक बल्ब है वो ऑन कर देंगे ऑफ कर देंगे, ये भी हम करके दे रहे हैं। ये पैसे हम खर्च कर रहे हैं जो कि पिछले अदवार में होने चाहिए थे। उसके अलावा कल सुबह नेपरा की हियरिंग हो रही है, और नेपरा पे हियरिंग के बाद आप देखिएगा एक्शन होता हुआ नजर आएगा, क्रिमिनल एक्शन होता हुआ इनके खिलाफ नजर आएगा। पिछले साल भी क्या हुआ था, जब ये हमारे 19 लोग बेचारे, इसके 35-30 में 19 को कहा था डायरेक्ट उसमें हुए थे, उसके ऊपर नेपरा ने 20 करोड़ रुपए जुर्माना करना चाहा। सिंध का मेंबर कौन है? ये लोग जो बात करते हैं, सिंध का मेंबर है रफीक शेख, जो इम्तियाज शेख साहब का अजीज है। के इलेक्ट्रिक में 18 ग्रेड का अफसर था, उसको नेपरा के मेंबर बना दिया। और सिंध के मेंबर ने, मैं ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, सिंध के मेंबर ने वो 20 करोड़ रुपए रुकवाए, और के इलेक्ट्रिक वादा करके आए थे उनसे कि जी हम इन सबको एक एक जॉब देंगे, 35-35 लाख रुपए देंगे, और 5 करोड़ हम के इलेक्ट्रिक को जुर्माने में देंगे। वापस आने के बाद के इलेक्ट्रिक चली गई कोर्ट के अंदर। तो बाद सिंध के मेंबर ने वहां भी सपोर्ट नहीं किया। आज कायम अली शाह का बेटा असद शाह के इलेक्ट्रिक के बोर्ड का मेंबर है। असद शाह कायम अली शाह साहब के साहबजादे, रफीक शेख ओगरा नेपरा के मेंबर है। नेपरा पहले होती थी चेयरमैन नेपरा का, वो बिना हुआ होता था इनके साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। इनको फर्नेस ऑयल मिल रहा है, सुई गैस मिल रही है, विभाग से बिजली मिल रही है। इसको जितने पैसे चाहिए जो इन्होंने लगवाने थे, हम उसमें मदद भी करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि सिस्टम बना नहीं सके, बिजली दे भी दे तो रखेंगे कहाँ? अगर आपको पानी चाहिए टैंकर, भाई टैंक तो होगा, टैंक ही नहीं बनाए हुए इन्होंने। बिजली का ग्रिड स्टेशन नहीं है। जो लोग 2005 से 2009 में पीपल्स पार्टी ने इनको दी, 2009 में प्राइवेटाइज हुई। और अभी अगर के इलेक्ट्रिक की बातें सुनी जाए तो वो कहते हैं 2009 में 23% जो था कराची का इलाका था वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना था। इस वक्त 77% इलाका लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लेकिन रिजल्ट तो हमारे सामने, तमाम इलाके ही इस वक्त रो रहे हैं। नबील कबूल साहब जो बात कर रहे हैं, सिंध के मेंबर ने सर सपोर्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड कीजिए सर। देखिए शेख साहब ज़ाहिर है पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वफाकी हुकूमत पीटीआई की है, और एहतजाज भी जो है पीटीआई कर रही है। ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, मतलब एहतजाज आप अपनी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। आपने, शेख साहब ने कहा कि बोर्ड का मेंबर जो है वो इम्तियाज शेख का भाई है। अब बोर्ड का मेंबर बेचारा क्या कर सकेगा जब वफाकी आपको जो है सपोर्ट नहीं कर रही। वापडा का वजीर के खिलाफ आमिर हलीम साहब लेट हिम कंप्लीट सर। जी जी नबील साहब, मैं नहीं, मुझे अली माजिद शेख से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग के ताल्लुकात बड़े जो है ना वो भाइयों वाले हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, वैसे शेख साहब आपने बात बुला दी मुझे जो मैं कह रहा था लेकिन मैं ये सर आप ये बात कर रहे थे नबील कबूल साहब कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। वैसे मेरी राय में ये एक अच्छी रिवायत है नबील साहब। हाँ, ये रिवायत अच्छी है, लेकिन ये हाथ सिंध हुकूमत पे डालते हैं और ये कहते हैं जी सिंध हुकूमत ने ये किया, सिंध हुकूमत ने वो किया। भाई मैंने तो पिछले भी आपके एक शो के साथ, मैं शो में बैठा था, मैंने कहा आओ मिलकर इस वफाक के अंडर जो वापडा आता है, नेपरा आता है, और आपके एमएनए डॉक्टर आमिर लियाकत को जवाब देना, जिसने कहा कि सबसे बदतमीज शख्स जो है वो उमर अयूब है जो वजीर है। वो जाहिर है उसने उसको कोई गालियां दी होगी, उसने कोई फोन पे उल्टी सीधी बात की होगी आमिर लियाकत ने, तो वो उस गुस्से में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको बदतमीज करार दे दिया, और उसने ये भी कह दिया आगे से कि जो है वो सारा जिम्मेदार जो है वो उमर अयूब है। अब मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मैंने 2 दिन पहले ये कहा था भाई आप छोड़ दें सब चीजें, आप खुद इंटरवीन करें और आप इसके के इलेक्ट्रिक के सीईओ को बुलाएं
और उसको एक वार्निंग दे कि भाई हफ्ते के अंदर आला सही और आपको जो चीजों की जरूरत है, वो कहते हैं हमारे पास फर्नेस ऑयल नहीं है। भाई फर्नेस ऑयल भी तो आप ही को देना है ना, फर्नेस ऑयल नहीं है, ऑयल आपको दे देते हैं। चलो सिंध के हुकूमत की तरफ से अगर आप लोगों को कुछ फर्नेस ऑयल चाहिए, हमारे पास तेल बहुत है, हम तेल देने के लिए तैयार है आप लोगों को, हम दे देते हैं आपको तेल। लेकिन बात यह है कि आप आए इस मसाइल को हल करें। अब आज प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया है, लेकिन उमर अयूब को तो कराची भेजे। आज गवर्नर सिंध को जाना पड़ा इस इशू के लिए। आप उमर अयूब जो कि इस मिनिस्ट्री का हेड है, उसको तो कराची भेजे। कम से कम देखें कि 12 घंटे की लोड शेडिंग अपनी जगह, लेकिन ये आधे घंटे की जो बारिश होती है उसमें 3-3 दिन लाइट नहीं होता है। सर तो ये असद तो उमर जुल्म साहब कराची और वाले गवर्नर बर्दाश्त साहब कर को सकते सर हैं। भी कहा है वजीर आजम साहब ने कि मुलाकात करें और मसले का हल निकालें। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर मैं आपकी जानिब की बात लेकर आऊंगी। आपके दौर में गो कि आप लोगों का एक मंशूर का हिस्सा कह लीजिए, या फिर आप लोगों का तो नारा ये था कि लोड शेडिंग से आज़ाद करेंगे, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आपके दौर में काफ़ी बेहतरी आई भी। लेकिन सर कराची में कोई ग्रिड स्टेशन कायम नहीं हुआ आपके दौर में। पहले तो हकाइक दुरुस्त होने चाहिए। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन 2005 में परवेज मुशर्रफ और काफ लीग के दौर में हुई, आज से 15 साल पहले। और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 2013 से 18 तक 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी पाकिस्तान में ऐड की। अल्लाह के करम से कराची का अमन बहाल किया। और ये कोई पहली हुकूमत नहीं है जो कराची को बिजली दे रही है या कराची को जो है तेल प्रोवाइड करने की ऑफर कर रही है, गैस दे रही है। फेडरल गवर्नमेंट 2005 के बाद से मुस्तकिल ये काम कर रही है, हमने भी किया। हम भी उनको 650-800 मेगावाट जो है जिस तरह जरूरत पड़ती थी प्रोवाइड करते थे कराची को, जो जरूरत पड़ती थी प्रोवाइड करते थे। यहाँ इशू ये है कि अब ये 2 साल में एक इतना गंभीर बहरान हमने बड़े सालों के बाद देखा है कराची में। इसका मतलब ये है कि जिस तरह इस हुकूमत ने हर बार चाहे वो आटे का बहरान था, चीनी का बहरान था, पेट्रोल का बहरान था, फैसला साजी में देर करते हैं इन्होंने। मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं, लीजिए, मैं आपकी बात पे मैं सवाल करना चाह रही हूं। दिसंबर 2018 में भी LNG खरीदने में ताखीर की थी, तो कराची में आप याद करें LNG शॉर्ट हो गई थी 2 महीने के लिए। तो ये इस हुकूमत की जो है बिल्कुल एक फैसला साजी का ही नादाम है, एक कैटास्ट्रफी है जो बार बार कभी आटा बन के, कभी टमाटर बन के, कभी चीनी बन के, कभी पेट्रोल बन के हमारे सामने आ रहा है। अच्छा खुर्रम साहब, आपने भी इस बात का खुद ही एतराफ़ किया कि तमाम अदवार में, चाहे आपका दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो, वजीर साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि हम तो देना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मजीद बिजली को एडजस्ट कर सकें, इस वजह से मजीद 2 साल लगेंगे। तो सर मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि ये देखिए मेरी वजीर साहब से दरखास्त है, एक तो कौमी असम्बली को वो मिसगाइड करते हैं, आपके नाजरीन को मिसगाइड करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में ये ढंढोरा पीटा हुआ है कि हमारे पास बिजली का शॉर्टफॉल 0 है, और पूरे मुल्क में बशमूर मेरे शहर गुजरांवाला में 4-4 घंटे 6-6 घंटे की रोजाना लोड शेडिंग होती है। तो ये एक ऐसी हुकूमत है जिसकी किसी बात पर हम यकीन नहीं कर सकते, और ये बात बिल्कुल सही है। और ये जब हुकूमतें इल्जाम लगाती है ना जी, इसका मतलब है हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मफरूर है, बजाय ये कि MQM के मेंबरान असेंबली को, जो कराची से PTI के मेंबरान असेंबली हैं, उनको बुलाकर पावर डिवीजन में वजीर मौसूफ उनकी मीटिंग कराते के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव से। वो बेचारे मजबूर है कि वो के इलेक्ट्रिक के बाहर कैंप लगाएं, वो मजबूर है, हम कहते हैं पार्लियामान के बाहर कैंप लगाएंगे। पार्लियामान के बाहर हुकूमती बेंचों के अरकान का कैंप लगाने का मतलब है कि हुकूमत अपनी इंतजामी जिम्मेदारियों में यकसर नाकाम हो गई। ठीक है, सर मुझे बताइएगा अलीम आदिल शेख साहब, सर ये कोई खास वजह है क्या? वो चाहे मुस्लिम लीग नून का दौर हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हो, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है, सर बहुत सारे इदारे हैं, आगे भी मजीद इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के साथ सर कोई खास किस्म की नजर इनायत होती है? फर्नेस ऑयल की बात होती है, वो हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड करने की बात हो रही होती है, गैस प्रोवाइड करने की बात हो रही होती है, सब्सिडी दी जा रही होती है, लेकिन नताइज शहर को वो मिल नहीं रहे होते। 2009 जब से रीसेल हुआ उसके बाद से अब तक मजीद के इलेक्ट्रिक कह रही है कि उसको टाइम चाहिए अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए। तो सर कोई खास वजह है कि इलेक्ट्रिक के पास कोई खास गीदड़ सिंगी है जो तमाम हुकूमतें सब्सिडी भी देती हैं, इनायात भी करती हैं, लेकिन नताइज वो नहीं मिलते? हलीम साहब, बात यह है कि 2009 नहीं, इसको पीछे ले जाइए 5 से 9 तो इन्होंने खुद दोबारा अबराज को रुख दिया। जी, मैं पूछना चाहता हूँ उन अदवार में 2009 से 2013 तक पीपल्स पार्टी मौजूद थी।
13 से 18 तक PMLN मौजूद थी। हम इनसे पूछते हैं, इन्होंने ये ग्रिड स्टेशन वगैरह लगवाने के लिए इनसे कुछ करवाया? इन्होंने इतने सालों के अंदर इनको अपना ट्रांसमिशन, अपना सारा सिस्टम अपग्रेड करने के लिए, बाय द एग्रीमेंट जाने के लिए, एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके लिए कुछ कराया? अब 1 साल से हमारी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, खासतौर पे जो नेपरा के चेयरमैन आए हैं, वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक पूरे सिस्टम का 2.5-3 करोड़ के शहर का बिजली का सिस्टम है। ये नहीं है कि जी वहां से पानी की लाइन खोल देनी है, इधर से पानी निकल आएगा। आपने, अगर हम इनको फर्नेस ऑयल ना दे, आप कहते हैं कि फर्नेस ऑयल नहीं दे रहे, आप बिजली नहीं आ रही। आपने गैस नहीं दी, गैस हम इनको दे रहे हैं, फर्नेस ऑयल हम इनको, क्या बंद कर दें इनका? और ये उसके बाद कहेंगे जी गैस नहीं मिल रहा, लाइट बंद है, फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, लाइट बंद है, फेडरल गवर्नमेंट हमें ग्रिड में नहीं दे रही, वापदा लाइट बंद है, इनको ग्रिड में बिजली मिल रही है। लेकिन ये पिछले 10 साल का जो बैगेज है, इनके एग्रीमेंट अमल हम करवा रहे हैं। एग्रीमेंट हम पहली दफा ये हुआ है कि नेपरा ने इनसे हट के फैसले करने शुरू किए। पहले कौन था? तारिक सदुदई साहब, इधर भी इनके के इलेक्ट्रिक में थे, वहाँ नेपरा में चले गए। सिंध का मेंबर, मैं दोबारा हलीम आदिल शेख साहब, मैं सर, क्योंकि मैं मुसलसल मुहिम पर हूँ, एहतजाज पर हूँ कि कराची को बिजली दिलवानी ही है, ये अयादा करके बैठी हुई हूँ यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ हो रहा है उस पर अमल भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है सर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो बात हो रही है, वो चाहे वजीर आजम साहब की जानिब से हिदायत हो रही है या फिर दीगर वज़रा की जानिब से बात हो रही है, उस पर अब अमल दरामद भी हो, सिर्फ बात बराए बात ना हो। सर अब अगले टॉपिक पे, हलीम आदिल शेख साहब, अगला टॉपिक भी है ना सर? जी, इस पर मैं रोज बात करूंगी जी। कल रात को इसके ऊपर बहुत कुछ आपके पास होगा कि क्या कुछ हुआ, कल रात को शो कीजिएगा। चलिए, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, अगला इशू सर, आज फिर बात होती रही है मुसलसल उज़ैर बलोच के हवाले से बड़ा शोर रहा है। नबील कबूल साहब, मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देती हूँ सर। साबिक सेक्टर कमांडर रेंजर्स कराची ब्रिगेडियर रिटायर्ड बासित शेख साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के उज़ैर बलोच के साथ राब्ते थे, वजीर आला सिंध से मुलाकातें भी करते थे। सर ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी बात हो रही है या जिनका ये स्टेटमेंट है, उनका कोई सियासी एफिलिएशन नहीं है सर। ये वो शख्सियत हैं जो कराची के उस दौर में सिक्योरिटी के मामलात को देखते रहे। नबील कबूल साहब वो ये बात कर रहे हैं। आप ब्रिगेडियर बासित शुजा साहब की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वो ऑपरेशन के 1 साल तक रहे थे। मैं आज सिर्फ मुझे 2-3 मिनट दे दें, मैं जरूरी जी, आपको ये बयान देना चाहता हूँ कि आज आपने 2 इंटरव्यूज देखे होंगे वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जी। और उन्होंने जो बातें आज कही हैं 2 चैनलों में, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी उनकी बातें सुन के कि वो अपने मियाँ को डिफेंड कर रही थी जिस तरीके से। और जब वो स्पीकर थी, जब उनके मियाँ ने रिजाइन किया 2011 में मिनिस्ट्री से, वो स्पीकर थी, तो उन्होंने अपने मियाँ का साथ नहीं दिया और उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया और अपनी स्पीकरशिप पूरे 5 साल चलाई। आज उन्होंने जो बातें की हैं, वो मैं हैरान हो रहा था कि या तो शी वॉज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, उनको कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब जब 18 अक्टूबर को आई थी तो रहमान के लड़के जो थे वो उन्होंने प्रोटेक्शन दी थी। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि उस वक्त मैं MNA था और मैंने जो है जुल्फिकार मिर्जा ने एक तंजीम बनाई थी जानिसार बेनजीर। उसमें सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर, जिसमें पीपल्स यूथ, PSF ओहदेदारान थे, वो लड़के थे साहब। रहमान के लड़के मुझे तो कहीं वहां पे नजर नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट तक मैं वहां मौजूद था, बीबी को निकाल के लेकर गए। फिर उन्होंने एक और बात ऐसी गलत कही जिसपे मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो अगले दिन एक पीपल्स पार्टी के वर्कर के घर फातिया करने के लिए लियारी गई थी। मैं साथ गया था उनके, और वो साथ गए थे जुल्फिकार मिर्जा। जुल्फिकार मिर्जा तो सिक्योरिटी इंचार्ज थे ना उस वक्त। जुल्फिकार मिर्जा बीबी के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, जुल्फिकार मिर्जा और आगा सिराज। तो जुल्फिकार मिर्जा, मैं और हम बीबी को लेकर गए थे पीपल्स पार्टी के एक ओहदेदार के घर पे जो शहीद हुए थे 18 अक्टूबर के ब्लास्ट पे। वो बात इन्होंने गलत, वो कहती है कि जब जुल्फिकार मिर्जा कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, तो उनका मुराद है कि लियारी वाले मेरे बच्चे हैं। तो वो आप अपने मियाँ को किस तरह डिफेंड कर सकती है? देखिए, मैंने कल भी एक शो में कहा, अली जैदी अपना केस हार चुका है। उसकी वजह क्या है?
अली जैदी ने जुल्फिकार मिर्जा को कहा कि वो मर्द हुर्र है और वो हमारे हीरो है। जिसने ये पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जिसने इनको इतना पावरफुल किया, जिसने ये पूरी लियारी को बर्बाद किया, उसको वो अपना हीरो बना रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ उजैर से ज्यादा बड़ा क्राइम जो है वो जुल्फिकार मिर्जा ने नबील साहब, किया। आपने मुझसे और कहा था उसको 2 से हीरो 3 इसलिए मिनट बना दीजिएगा, रहे मैं हैं आपको क्योंकि मैं वो पूरा GPA में। स्टेटमेंट दूंगा सर। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर, बासित शुजा साहब के इल्जामात पर। देखिए, बासित शुजा साहब ने जो जाहिर है उस वक्त किया होगा ऑपरेशन, उन्होंने देखा होगा कुछ, उन्होंने ये बात की होगी, लेकिन मेरी नजर में ऐसी कोई चीज नहीं आई जो मैं वो बात करता हूं जो मैं विटनेस हूं जिन चीजों का। हाँ, ये बात सही है कि ये साकिब बॉक्सर की जो बात इन्होंने की थी कि साकिब बॉक्सर एक क्रिमिनल था और उसको जब मारा गया था वो धरना हुआ था, एक धरने में जो पीपल्स अमन कमेटी में ने निकाला था, वो धरना बिल्कुल हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, तीन हट्टी के पुल के ऊपर हुआ था। सर, उधर से ही शुरुआत हुई। कादिर पटेल साहब रेंजर्स का मुहासरा करने के लिए लोगों को लेकर गए थे, इस बात की भी तस्दीक करते हैं? नहीं, कादिर पटेल उस मासरे में मौजूद थे, मासरा या आप उसे एहतजाज कहें, उसमें जरूर मौजूद थे। अभी देखिए, आपके पास जो चल रहा है मेरा शॉट, जो उजैर आपको मैं बैकग्राउंड उजैर का बताऊं। जब तक रहमान जिंदा था उजैर क्रिमिनल नहीं था। उजैर एक छोटे से केस में 10 महीने के लिए जेल गया था और बाद में बाहर निकल के आया। और जब तक रहमान जिंदा था उजैर क्रिमिनल नहीं था। उजैर ने ही सर, जिस वक्त तो बॉक्सर मारा गया उस वक्त तो दहशतगर्द था ना उजैर बलोच। इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ जी। उजैर ने रहमान को खात्मे के लिए, रास्ते से हटाने के लिए जुल्फिकार मिर्जा के साथ एक प्लानिंग की और सारी इंफॉर्मेशन जो उसके रास्ता कहां से आ रहा है, ग्वादर से कहां से कौन उसके साथ बैठ रहा है, उसका कौन सा टेलीफोन नंबर चल रहा है, ये उजैर ने प्रोवाइड की थी जुल्फिकार मिर्जा को, जो होम मिनिस्टर थे। और फिर पुलिस ने उसको जो है इनकाउंटर उसका हुआ। तो इसलिए कहता है अपना होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा कि मैंने मारा है, इसलिए तो वो कहता है कि मैंने मारा है। तो उसको इंफॉर्मेशन सारी उजैर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। एक मिनट, नबील साहब दुरुस्त कर दीजिएगा, पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया है या पुलिस ने उसको पकड़कर फिर बाद में कहा कि इसको मार दिया है? सर देखिए, उस वक्त तो चौधरी असलम ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि इसको हमने ये जो सुपर हाईवे के करीब जो अली मादल शेख साहब का इलाका है, वहां पर ये जो लिंक रोड है, वहां पर इनको पकड़ा और उन्होंने फायरिंग की और इनकाउंटर हुआ और उसमें जो मारा गया। ये चौधरी असलम का बयान। सर, आपके लेकिन पास क्या इत्तला अगेन मैं कहूंगा, मैं आज अली मादल शेख से पूछता हूं, मैं एक मिनट, आज अली मादल शेख साहब आज दिल पे हाथ रख के कहें, क्या जुल्फिकार मिर्जा कसूरवार है नहीं है? उजैर तो है, सबके नाम आप लेते हैं, क्या जुल्फिकार मिर्जा, आप भी डिफेंड करोगे जुल्फिकार मिर्जा को जिस तरह अली जैदी कर रहा है? अच्छा सर, क्योंकि वो मुझे जीबीए तो का बता मेंबर देना, आपने चौधरी असलम साहब की बात की, लेकिन आपने खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। लेकिन मुझे एक इमरजेंसी ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं वापस आ रही हूँ, कंटिन्यू करते हैं बात को यहाँ से। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अली मादल शेख साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने दिल पे हाथ रखा हुआ था सर। नबील कबूल साहब ने ये सवाल उठाया है आपकी जानिब। सर, दिल पे हाथ रख के ही बता दीजिए, जुल्फिकार मिर्जा साहब कसूरवार हैं नहीं है? जी बता रहा हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि आपने नबील भाई से पूछा था कि ब्रिगेडियर बासित ने जो बातें की हैं, जो इल्जामात लगाए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे, आप बताओ। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो मैं कहता हूँ पहले नबील भाई दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत, पूरी पीपल्स पार्टी, उनका चीफ मिनिस्टर, उनका चेयरमैन, उनका को चेयरमैन के सारे लोगों को अयाज उजैर बलोच का नहीं पता था? नबील भाई बताएं कि दिल और जुल्फिकार मिर्जा साहब उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर के होम मिनिस्टर थे, एक पार्टी के चेयरमैन के पार्टी के वो ओहदेदार थे। मैं कहना चाहता हूँ उस पीपल्स पार्टी का वो पार्ट थे।
उसमें रहते हुए जो कुछ उन्होंने किया उसकी सफाई वो खुद देंगे। और उसके बाद उस रिपोर्ट में लिखा है कि जुल्फिकार मिर्जा के जाने के बाद वो जिम्मेदारी है शर्जील मेमन और अवैस मुजफ्फर टप्पी ने संभाली। तो मैं किसी को क्लीन चिट ना दे सकता हूँ ना लेना चाहता हूँ। इसका तो सुप्रीम कोर्ट JIT आप जाते हैं जुडिशियल कमीशन बने। लेकिन बात यह कि ब्रिगेडियर बासित को तो छोड़िए, नबील भाई एक मिनट दरखास्त वो बातें कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि ब्रिगेडियर बासित ने जो बात की है, कल चलिए, मैं हर शो में कह रहा हूँ, कल आप भी चलिए, किरण नाज चलते हैं चील चौक पे एक शो कर लीजिए, हम सब चलते हैं, जरा किसी ठेले वाले से, रेड़े वाले से, दुकान वाले से, फुटबॉल वाले से, किसी से पूछ ले कि उजैर बलोच का सरपरस्त कौन था, उसने जो किलिंग कराई वो किसने करवाई, उसने जो भत्ते लिए वो किस पार्टी को दिए। ये सारी पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप आती थी उससे क्या करने आती थी? क्या ज़कात लेने आती थी या ज़कात देने आती थी? मैं कहता हूँ जबान से इंतजाम है। ब्रिगेडियर बासित हो, JIT के लोग हो, आप हो, मैं हूँ, नबील गबोल हो, इस जितने लोग हैं, इन्होंने 158 लोगों का कत्ल हुआ है, लोगों का अरबों रुपए भत्ता लिया गया है, पूरा सिटी एरिया से भत्ते कलेक्ट होते थे। इसमें पता नहीं है ये लोग क्या करने जाते थे। जितने तस्वीरें, मैं नाम नहीं लेता, चलिए अभी आपके सामने चल रही है, ये क्या हो रहा है आज फहमीदा मिर्जा साहिबा और नौशाद साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका से कॉल्स आती थी उजैर बलोच को किसी भी किस्म की हिदायत के लिए, किसी भी किस्म के कत्ल के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर मुझे बताइएगा कि जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ, ये तमाम चीज़ें, उस वक्त कैबिनेट आपकी थी और आप भी कैबिनेट का हिस्सा थे, तो यकीनन इस पर ब्रीफिंग तो आती होगी। सर, उजैर बलोच के हवाले से आप लोगों के पास क्या ब्रीफिंग आती थी? इसकी सरपरस्ती कौन करता था? हमारे पास तो JIT की रिपोर्ट है ना, जो सरकारी तौर पर रिलीज हुई है, ये एक अजीब वाक़या है जो कुछ साख्ता JITs बनाकर खाकी लिफाफों में जो छोड़ गए दरवाजों पे, उसको कौमी असेंबली में हक़ाइक़ बनाकर पेश करना, ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से फरार है। और बाकी हुकूमत के पास बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो इन चीजों के हक़ाइक़ सामने ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 158 पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है, उसके हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। फिर अगर वो जो है हक़ाइक़ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हुए या दूसरी की तरफ से हुए, जो हम बात भूल गए हैं और जिसका जिक्र जरूर होना चाहिए कि इस उजैर बलोच की JIT के साथ बल्दिया की JIT भी रिलीज हुई है, उसके अंदर भी बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, तो उसकी तरफ खुर्रम साहब, सर आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ, ये टेक्निकल फॉल्ट थोड़ा सा मैं बेहतर करवाती हूँ। जब तक नबील कबूल साहब मुझे ये बता दीजिए सर, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात किया आपने जिस वक्त वो होम मिनिस्टर थे सर, तो उसके बाद 2011 में तो उनको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया था ना। इस बात की तस्दीक अगर हो रही है 3 लाख लाइसेंस बांटे गए उनकी जानिब से, तो उस वक्त से लेकर बाद तक पीपल्स पार्टी ने कितने लाइसेंस मनसूख किए सर? देखिए, एक तो जो दिखेगा वो बिकेगा। अब आपके पास जो चल रहा है फोटोग्राफ एक प्रोग्राम के चल रहे हैं और साथ में आप मेरा भी चला रही हैं, बोर्ड वाले जो है। ये जो उजैर मेरे साथ बैठा है, मैं मिनिस्टर था उस वक्त पोर्ट एंड शिपिंग का 2008 में, जब रहमान जिंदा था। और उस वक्त मैंने बताया ना, उजैर क्राइम की दुनिया में नहीं आया था जब रहमान था, तो मैं ओपनिंग करने गया था लहरी एक्सप्रेस का। नबील साहब, मैं कता कलाम में सर माजरत चाहती हूं, ये मैं सिर्फ मैं नहीं चला रही हूं नबील साहब, ये सारे सोशल मीडिया पर तमाम चैनल्स पे चल रहा है। आज अली बादल शेख से पूछ ले, चले आज अली बादल शेख से पूछ ले, चले आज अली बादल शेख से पूछ ले, PTI से पूछे कि नबील गबोल का क्या किरदार था, सब पता है उसको, पूछ ले क्या किरदार था। क्यों मेरा कोई नाम नहीं ले रहा, मुझे बताया ना। नबील गबोल मुतासरीन में से था। नबील गबोल का इस गैंगवार में किरदार होता, नबील गबोल MQ में ना जाता। नबील गबोल तो खुद जान बचाकर भागा था यहाँ से, ये नबील गबोल का किरदार है। जहां तक है कि नबील गबोल तो खुद इनसे, मतलब इनकी वजह से, नबील गबोल का गैंगवार में किरदार नहीं था उस वक्त वहाँ। ये ठीक है पीपल्स पार्टी में किरदार था। नबील गबोल अभी पिछले दिनों बंदूक हाथ में लेके देख लिया इनको हमने एक शो करते हुए, लेकिन गैंगवार शेंगवार में नबील गबोल बहुत दूर था इससे। हम जानते हैं नबील गबोल को, अगर होते तो ये भी इनमें शामिल होते। लाजिम बात है उस वक्त जो सूरत हाल थी उस रिजीम में नबील गबोल काबिल कबूल नहीं था इन लोगों के लिए। एक और चीज मैं कर्ज करूँ आपसे, ऐड करता चलूं, JIT एक खबर, एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सुन लीजिए, आज की है। जिस दिन JIT ये वाली अली जैदी वाली JIT जो ओरिजिनल JIT है, ओरिजिनल JIT यही है, ये वाली, ये जिस दिन तैयार होके SSP जो लिफाफे में जो आई है, ओरिजिनल है ही वो ना। सुनिए, मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, सुनना चाहें तो आप। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये JIT तैयार होकर जिस दिन चेयरमैन के पास पहुंची, जो कि SSP साहब थे, जो JIT के चेयरमैन थे,
उस रोज वो इसको पहुंचते ही जब उन्होंने देखे सबके नाम है, वो चेयरमैन साहब 5 दिन के लिए अपने, वो एसएसपी साहब थे, अपने दफ्तर से गुम हो गए थे, अपने घर से गुम हो गए थे, मोबाइल फोन उनके बंद हो गए थे। आज मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं उसको कि उस वक्त बता दें कि जब ये जेआईटी तैयार होके एसएसपी के दफ्तर में पहुंची थी, 5 रोज के लिए एसएसपी सिटी ना अपने दफ्तर में, ना अपने घर पे, ना उसका मोबाइल ऑफ था, उसको सिंध गवर्नमेंट ने प्रेशर में लिया हुआ था, या छोड़ो या साइन ना करो। मैं बताना चाह रहा हूँ इस चेयर के साथ ये हुआ है। एसएसपी क्या ना करता, 2011 के बाद पुलिस एक्ट आ चुका था, सब कुछ इनके पास था। फिर ये देखे, मैं और बिल्कुल अभी जो बात की खुर्रम भाई ने ठीक कह रहे हैं, बल्दिया टाउन की ये जेआईटी हो, निसार मुराई हो, उजैर बलोच, सबसे पहले बल्दिया टाउन वालों को टांगो। उन्होंने सबसे घिनौना लोगों को जलाने का काम किया है, किसी को माफ नहीं होना चाहिए बल्दिया टाउन। लेकिन मुजरिम सिंध हुकूमत है कि 4 साल इन जेआईटीज को बंद करके रखा, 4 साल जो रिकमेंडेशंस थी उन पे अमल नहीं किया। आज तक जिसके जो केस में उजैर पे केस था, किसी पे एफआईआर डली, जो लोग जिनको मारा उनकी एफआईआर कटी, जो पैसे बाहर भिजवाए उनको मंगवाए, जिन जगहों पे कब्जा किया वो वापस हुई। उसमें बल्दिया टाउन की जेआईटी में जो रिकमेंडेशन थी सुल्तान सर दौर आपका है ना, सर दौर आपका है। अब वजीर आजम साहब इस पर अब चाहे तो तहकीकात कर सकते हैं, आगे इसके ऊपर फर्दर मामला लेकर चल सकते हैं। खुर्रम साहब से मैं इस बात का सर जवाब ले लेती हूँ, वो काफी देर से खामोश बैठे हैं। खुर्रम साहब, आप समझते हैं सर बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम लोगों के सामने आ रहे हैं। जेआईटी जब से खुली है, अब रोजाना कौमी असेंबली में बात हो रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात हो रही है। क्या वजीर आजम साहब को चाहिए कि अब इसकी फर्दर अब तहकीकात का आगाज कर दें? जी, हमारी तरफ से तो बार बार हुकूमत को यही तजवीज़ है कि अपने वज़रा को, वज़ीर आज़म को चुप करवाएं, पहले काम करें। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन जब हो जाती तब उनको आकर कौमी असेंबली में बात करनी चाहिए थी। लेकिन इस वफाकी हुकूमत का जो तर्ज हुकूमत है वो यही है कि काम करते नहीं, ना आता नहीं, काम आता नहीं, तो लिहाजा इल्जामात की बुनियाद पर एक धुंध फैला दी जाती है जिसके पीछे काम कोई नहीं होता। ये देखें, ये एक दफा नहीं हुआ, हमने चीनी में देखा, पहली रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई 340 सफ़े की, क्या उस पर कोई अमल दरामद हुआ है? और असल जो उसका रिजल्ट आना चाहिए था कि पाकिस्तान के अवाम के लिए चीनी की कीमत कम होती, आपके सामने है कि चीनी की कीमत अब बढ़ते बढ़ते 90 रुपए किलो हो गई है। तो इसका मतलब हुकूमत जो है ये इन रिपोर्टों के जरिए कागज लहराने से काम नहीं होता। काम तो तब होगा जब आप पूरी तरह तफ्तीश करेंगे, इंसाफ से तफ्तीश करेंगे, और फिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सबूत और शवाहिद के साथ एक्शन ठीक है। करेंगे। खुर्रम साहब, आपका ट्रायल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका स्टेटमेंट आ गया सर। इस इशू पर एक और सवाल मैं सर इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि जी आती हूँ अलीम साहब आपकी जानिब। खुर्रम दस्तगीर साहब, वो टॉपिक से हटके बात हो जाएगी, टॉपिक से हटकर बात हो जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, राना सनाउल्लाह साहब। जी अलीम साहब, जी पूछना चाह रहा हूँ खुर्रम भाई, 2016 में जेआईटी आ गई थी, 2018 तक आपकी गवर्नमेंट रही, आपने पब्लिक क्यों नहीं कराई? अगर इतने गमखार थे बल्दिया टाउन वालों के, इनके तो भाई पब्लिक करा देते ना। फिर अली जैदी को कौन मोटरसाइकिल वाला लेके जाता? आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी जिम्मेदारी थी, लोगों का कत्ल हुआ था पाकिस्तान में, पब्लिक नहीं कराई। आगे चलिए, दूसरी बात कर लीजिए। नहीं, मैं तो इसका जवाब हलीम आदिल शाह साहब ये है कि 25 साल कराची जलता रहा, 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और अल्लाह के करम से 3 साल में कराची क्वार्टर सेंचुरी के बाद पुरअमन हुआ। हमारी तो ये अचीवमेंट है, कराची के लोगों की जो हजारों कराची के लोगों की जानें बची हैं कराची ऑपरेशन की वजह से, वो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने ये एजाज किया कि उन्होंने कराची को पुरअमन किया। सर मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी। सर राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का राब्ता हुआ है, सेकंड करेंगे सर? ऐसी किसी बात की तस्दीक करेंगे, हुआ है कोई ऐसा राब्ता? जी मेरे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई राब्ता हुआ होगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसकी जो कारकर्दगी है, ये पाकिस्तान की मईशत का, खारजा पॉलिसी का, सिक्योरिटी का, बिजली का, आटे का, ये जनाजा बन चुका है। अब इसे कोई कंधा देने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, नबील कबूल साहब, सर लास्ट कमेंट आपका। नबील कबूल साहब जी पूछे, लास्ट कमेंट आपका। जी जी, किस चीज के हवाले से? सर आप किसी चीज के हवाले से भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि जहांगीर तरीन साहब की जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो जेआईटी के हवाले से इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग मंजर आम पर आने नहीं दे रहे थे, मुस्लिम लीग नून को प्रेशर कर रहे थे सर,
4 साल तक कैसे नहीं आई, वैलिड भी बात है सर। तो मैं मेरी 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 बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, ये जेआईटी का जो इशू है ना, ये जेआईटी का इशू, अब जिस कोर्ट में ये गए थे ना अली जैदी साहब, और कोर्ट के ऑर्डर पे कह रहे हैं कि जेआईटी को जो है पब्लिक किया गया, उस कोर्ट को फैसला करने दें कि 4 आदमी, 4 ऑफिसर 2 अलग अलग जेआईटी पे साइन कैसे कर सकते हैं, और नकल के लिए अकल की जरूरत है। मैं सिर्फ इनसे ये सवाल करता अली बादल शेख साहब से कि भाई ट्रेंड लोगों को अच्छे पोस्ट पे बिठाएं जिनको नकल करना आता हो। अली जैदी ने अपना केस खुद हारा जब उसने विदाउट साइन वाला जो है जेआईटी सुना दी इसके अंदर कौमी असेंबली में। तो मैं ये सवाल करता हूं कि आपने जो विदाउट साइन वाला जेआईटी है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, जिसमें 120 लोगों का मर्डर मिसिंग था, जिसमें जुल्फिकार मिर्जा का किरदार भी मिसिंग था, उस चीज को जो है आप ओन कर रहे हैं। और दूसरी जेआईटी जो सिंध गवर्नमेंट की जेआईटी जिसमें 7 लोगों का सिग्नेचर है, उसको आप कोर्ट को फैसला करने थे। और आपके तो अंडर ये वफाकी इदारे आते हैं, आईएसआई, एमआई, आईबी, इनके ऑफिसर से आप खुद पूछ सकते हैं। आप वफाकी वजीर हैं, आप पूछे कि भाई ये अफसर जो है उनके नाम लिखे, जुनेजो साहब है, पता नहीं बहुत सारे हैं, आप उनसे पूछे कि ये 2 सिग्नेचर अलग अलग आपने कैसे कर दिया है। तो दूध का दूध, पानी का पानी, हम लोग का भी टाइम जाया नहीं होगा, हम लोग का भी टाइम। जहां तक लिफाफे की बात है, इन्होंने कहा लिफाफा तो उस दिन रात को मेरे घर पे भी आया। हलीम साहब इस पर रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, और सर एक छोटा सा जवाब इस बात का भी दे दीजिएगा हलीम आदिल शेख साहब कि अगर जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात वाकईतन हुई है जैसा राना सनाउल्लाह साहब अगर दावा कर रहे हैं, तो सर फिर क्या समझते हैं आप, क्या रिस्पॉन्ड होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और क्यों हुई होगी ये मुलाकात? अरे छोड़िए हमें इस पे, हमें अपना काम करना है। मैंने नबील भाई से, नबील भाई आपने मुझसे सवाल मांगा, मैंने सर्टिफिकेट दिया, आप नहीं थे। आप अपने सर पे हाथ रख के कहे कि जो अली जैदी की जेआईटी में और बलोच के 164 के बयान में जो कुछ लिखा है वो सच है कि झूठ है, पीपल्स पार्टी की क्यादत का जहर से वास्ता था कि नहीं था। अब आपका छोटा भाई कह रहे हैं उसने बड़े भाई के लिए सच बोल दिया। आज वक्त है, आपका इम्तिहान है। बलोच वाली बात करो कि अली जैदी की जेआईटी में चिल्लाना फेंक दो कि साइन असली जाली है, जो लिखा है वो सच है कि गलत है, और 164 में जो लिखा है, नबील भाई सर पे हाथ रखो और बता दो, आज बोल दो, सच सब कह दो। आज वेट कर रहा हूँ आपका, बताइए। ठीक है, नबील कबूल साहब से, क्योंकि मैं लास्ट कमेंट ले चुकी थी, हलीम आदिल शेख साहब वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। आप मेरे सवाल का अच्छा मैं ठीक है जी मैं दे रहा हूँ। देखिए बात ये है मियां साहब खुद नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनके शहबाज शरीफ साहब जो एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पार्ट ऑफ पीएमएलएन, वो बेचारे लैपटॉप के सामने बैठे हैं, वो इधर आके फारिग हो चुके हैं। पीएमएलएन किस्सा पारी ना हो चुकी, वो मिले ना मिले, खाने खाए, लस्सी पिए, दही बड़े खाए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहांगीर तरीन साहब से भी अगर मुलाकात होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा स्टेटमेंट है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, नबील कबूल साहब, सगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से एक तकलीफ दे दिन भी है। हमारे साथ मुरीद अब्बास की बेवा मौजूद होंगी प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक उनसे के नाज़रीन। 9 जुलाई 2019 को मीडिया इंडस्ट्री का एक रोशन चेहरा बोल टीवी के एंकर मुरीद अब्बास और उनके दोस्त खजर हयात को कत्ल किया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सारी दुनिया ने देखी। कातिल भी सामने है, वजह भी सबको मालूम है, मगर अफसोस का मकाम, 1 साल गुजर गया लेकिन कातिलों पर फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो सकी। मुकदमे का बाकायदा आगाज़ किया जाए, लेकिन इस दौरान कातिल आतिफ जमान का भाई, जिसको सीसीटीवी में भी कत्ल की वारदात में आतिफ के साथ देखा गया है, आदिल जमान जमानत पर रिहा भी हो गया। जिन कत्ल के गवाहान ऐनी शाहिदीन न हो, वहाँ देर लगती है, वजह समझ आती है। इस केस में तो उमर रेहान जो मुरीद के दोस्त थे, उनके साथ मौजूद थे, आतिफ जमान के साथ कारोबार में शराकतदार भी थे, अपनी आंखों से उन्होंने इस तमाम वारदात को देखा है और सारी दुनिया को बताया, लेकिन उसके बावजूद कातिलों का अब तक कुछ नहीं हो सका। क्या वाकई आतिफ जमान ऐसी ताकतवर कुव्वतों का हिस्सा है कि जिन पर हाथ डालना नामुमकिन समझा जाता है? मीडिया में कुछ ऐसी खबरें फैली हुई थी
मुरीद अब्बास की एहलिया से समझौता करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है ये हम खुद ज़ारा से जान लेते हैं। ज़ारा, सबसे पहले ताज़ियत, आज बरसी मुरीद की, आपने पहली बरसी आज की भी है, गुफ्तगू भी की है, और आपने जिस तरह से पहले दिन से रखा था अपना एक इरादा और आज तक जो आप बात कर रही हैं, तो उसको देख तो ऐसा लगता नहीं है कि आप समझौते के लिए किसी से बातचीत कर रही हों। आपसे समझौते के लिए बातचीत की गई है क्या? किरण, शुरू में ही जब ये वाक़या हुआ उसके शायद कुछ महीने ही गुजरे थे, शायद 2-3 महीने या 3-4 महीने। उस वक्त उनके वकील ने उस वक्त किया था कोशिश, लेकिन उनको मैंने जो उनको 2 टोक जो मैंने उनको जवाब दिया था, तो उससे उनको समझ मेरे ख़्याल से उसी वक्त आ गई थी। उसके बाद से अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की है, और अगर ऐसी कोशिश वो दोबारा करेंगे या जब भी करेंगे या जितनी बार भी करेंगे, मुँह की खाएंगे। ज़ारा, आपकी कोशिश हम सबके सामने है, डे फर्स्ट से हम देख रहे हैं, क्योंकि मुरीद के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ भी तमाम मीडिया इंडस्ट्री के लोगों का, एक अच्छा दोस्त, आपके साथ एक अच्छा बेहतरीन ताल्लुक़ सबका, आपकी मेहनत को सब लोग देख रहे हैं। क्या वजह है, हर पेशी पर आप जाती हैं, मुसलसल बात इस पर होती है, फ़र्द जुर्म अब तक क्यों नहीं आयद हो सकी है? क्यों इस कातिल को अब तक सलाखों के पीछे इसके जुर्म की सज़ा नहीं मिल पा रही है? वजह क्या है? इसकी वजह ये है किरण कि जो हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, गला सड़ा हुआ, वो ऐसा निज़ाम है कि जिसमें जो है आप क्या कर सकते हैं। जो मुल्ज़मान हैं उनको ये पता है कि हम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो मुजरिम है सज़ा मिलेगी, मगर सज़ा के लिए आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करो ताकि उसका फ़ायदा हो जाए उनको। जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है, उसको इसका नुकसान हो, और अभी तक ऐसा ही हुआ है। जो शरीक मुजरिम है आदिल ज़मान, उसको ज़मानत भी मिल गई है, अभी तक फ़र्द जुर्म भी नहीं हुई है। उन्होंने फ़ायदा उठाया, और देख लें मुझे अभी तक क्या मिला, नाइंसाफ़ी के अलावा। उनको देखिए क्या है, आज़ादी मिल गई है, वो घूम रहा है आराम से आज। ज़ारा, इस पूरे 1 साल के बारे में बताइएगा कि एक वक्त तक तो लोगों ने आपका साथ दिया, लोगों ने बात की, लोगों ने मुरीद के लिए अफसोस का इजहार किया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे मामलात भी आए कि लोगों ने भी आपको परेशान करना, प्रेशर करना शुरू कर दिया कुछ मामलात पर? नहीं, मुझे किसी ने डायरेक्टली मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ को करने की 1-2 लोग हैं, उन्होंने कोशिश की थी, मुझे तो उन्होंने नहीं किया। और अगर कोई ऐसा इरादा अगर रखता भी होगा, और अगर किसी ने ऐसा सोचा भी होगा, तो मेरे पास बड़ा बेहतरीन जवाब है, और जो कि इससे भी आप भी इत्तेफाक करेंगी किरण। पैसा जो लगाया था वो आतिफ ज़मान के पास पैसा लगा हुआ था, धोखेबाज था आतिफ, और उसका सबसे बड़ा शिकार, जिनका सिर्फ जमा पूंजी गई है ना, वो इसका इतना शिकार नहीं हुआ, पैसा गया है, आ जाएगा। उसका सबसे बड़ा धोखा और फ्रॉड हमारे साथ हुआ, जो जिसका घर का बंदा चला गया, मेरा शौहर, मेरे बच्चे का बाप चला गया, इस घर का सरबराह चला गया। पैसा हमारे तो जमा पूंजी भी गई, लेकिन मैं पैसे पे लानत नहीं भेजती। मेरा शौहर चला गया, मेरा शौहर ला दें वापस। लेकिन जो लोग अगर तो कोई ये सोचते कि प्रेशराइज़, किस चीज़ का प्रेशराइज़ करना, इतनी हिम्मत है, इतने मर्द के बच्चे हैं, सॉरी टू से, तो जाइए फिर जाके, आतिफ ज़मान तो ज़िंदा है ना, आप जाके उसके खिलाफ जाके कार्रवाई कीजिए, जाइए। मैं तो अकेले पीछे लगी हुई हूँ। कौन है जिनके पैसे खाएं, वो भी खामोश होकर बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक एप्लीकेशन लिख के नैब में दे दी, नैब में भी अभी तक 2 बार प्रेस रिलीजेज़ और 2 बार नोटिस तो कर दिया हुआ, तो अभी वहाँ पे भी कुछ नहीं, उस पर भी चुप होकर बैठे। कोई आता है सामने, कभी किसी ने कहा हाँ जी हमने लगाए थे पैसे, कोई डंकी की चोट पे आता है, कोई आगे बात तो करता नहीं है। ज़ारा, जिस वक्त मुरीद का कत्ल हुआ, उस वक्त आपका बेटा 1.5 साल का था, और बोलना भी उसको सही से नहीं आता था, लेकिन सिर्फ अपने बाबा को पूछता रहता था, और 3-4 महीने बाद तक आप इस कर्ब और इस तकलीफ़ में रही कि मैं उसको मोबाइल दिखाकर सुलाती हूँ कि बाबा आने वाले हैं या ये बाबा हैं। अब आप अपने बच्चे को, ये इतने छोटे बच्चे को आप किसी तरीके से संभाल पाई हैं कि वो अपने बाबा को भूल जाए? किरण, आज भी वो अपने बाबा को नहीं भूला। मुरीद का जब हुआ वाक़या, 2.25 साल का था, माशाल्लाह 3.25 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो, यकीन करें, पिक्चर देखता है, मुरीद की कोई वीडियो देखता है तो वो हंसने लगता है। वो समझता है कि मुरीद उससे बात कर रहा है। पिक्चर देखता है, मुझे कहता है मम्मी ये कौन है, ये बाबा। प्यार करता है, चूमता है, उसको अपने सीने से लगाता है कि ये मेरे बाबा हैं। सुबह में उठता है, बेडरूम में मुरीद की पिक्चर लगी हुई है, फ्रेम लगा हुआ है, उसको देखता है, कहता है हाय बाबा, तो हाय करता है, कभी रोने लगता है। मुझे एक दिन याद है कि वो किसी बात पे रो रहा था, उसको बेड का कोना लगा तो रोने लगा, तो रोते हुए जैसे बच्चा होता है ना कि कोई गोद में ले ले, उसने मुरीद की तस्वीर देख के हाथ को यूं किया कि जैसे मेरा बाबा मुझे गोद में लेगा रोते हुए।
और फिर एकदम यूँ करके बच्चे ने खुद यूँ कर लिया, क्योंकि शायद उसको हुआ होगा कि बाबा तो ये तस्वीर है, या मुझे नहीं पता उस बच्चे ने, जितने छोटे से बच्चे ने क्या सोचा होगा, मगर वो मुझे आज भी याद है। और वो मेरा जो दिल कट के रह जाता है ना ये देख के, कि मेरे बच्चे ने तस्वीर की तरफ यूँ किया कि मुझे वो गोद में ले लिया, और वो रो के यूँ कर लिया, और मैं देख के सब मेरी आंखों में आंसू थे। और उस वक्त पे आतिफ ज़मान और आदिल ज़मान के लिए मेरे दिल से जो बद्दुआ निकलती है ना, एक मज़लूम की जो आह निकलती है, मुझे यकीन है कि वहाँ पे जो जाके लगती है ना, अल्लाह उसका एक एक आंसू का, जो मेरे बच्चे के आंखों से निकलते हैं, जो मेरी आंखों से निकले, या मुरीद की माँ की आंखों से निकले, बाप की आंख से निकले, या जो मुरीद का एक एक खून का कतरा जो है ना, हिसाब तो अल्लाह लेगा, तब इनको ज़ारा जो तकलीफ, जो अजियत, जो कर्ब आपने बर्दाश्त किया है, आखिरत में तो उनका हिसाब इन कातिलों को देना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ पर दुनिया में इस वक्त 1 साल गुजर चुका है, कोई ऐसी फर्दर अपडेट मुझे नज़र नहीं आती है, कुछ ऐसा आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता है। क्या समझती हैं आप, आगाज़ से लेकर अब तक क्या प्रोसिक्यूशन में मसाइल रहे, क्या पुलिस का ताउन आपके साथ नहीं रहा, या ऐसा केस ही नहीं पेश किया गया कि जिसकी वजह से अब तक इंसाफ को सिर्फ तरस रहे हैं? अगर मैं पुलिस की बात करूं ना किरण, तो ऐसे सिर्फ अगर मैं तफ्तीश की बात करूं तो देखिए, तफ्तीश तो होनी चाहिए थी उन तमाम लोगों से जिनके लिए बार बार जाके मैंने पुलिस को कहा भी, चाहे वो आपको बताइए, जो एक इंसान एक क्रिमिनल है, उसके पार्टनर को नहीं पता होगा कि मेरा जो पार्टनर है वो कितने पानी में है। तो आतिफ की क्या बीवी से फ़र्ज़ नहीं बनता था पूछना, कि वो पूछते कि जी जो पैसा था कहाँ गया, ये जो सब कुछ हो रहा था आपके इनमें था, ये वट एवर। उसकी बीवी से तफ्तीश नहीं की गई। शोएब नामी शख्स का मैंने नाम लिया था, जिसके ऑफिस में बैठ के वो अपना ऑफिस भी कहता था, जहाँ पर उसकी बेटे की शादी में आतिफ ज़मान ने, बकौल आतिफ ज़मान के, कि मैंने पता नहीं कितने लाखों रुपए दिए थे। कौन देता है, सगा भाई भी अपने भाई की बच्चे की शादी में या उसकी शादी में लाखों रुपए नहीं देता। लेकिन ये सबको जो बहुत सारी चीज़ें फिशी थी ना, उनसे किया गया। सदफ अयाज शौकत, ये लोग साथ साथ थे, फ्रंट मैन थे, इनके साथ साथ होते थे, इनसे तफ्तीश नहीं की गई। और इस तरह से बहुत ऐसे लोग हैं, पुलिस ने यहाँ पे ये काम नहीं किया। दूसरी चीज़ ये, पुलिस की अगर मैं ताउन की बात करूँ, जो चेक बाउंस वाला केस था, जो चेक बाउंस वाला आतिफ ज़मान ने जो चेक दिए जो कि बाउंस हुए, आपको पता है इसके ऊपर भी FIR होती है। अक्टूबर की एप्लीकेशन दी हुई, आज तक पुलिस ने इसके ऊपर FIR नहीं, चेक बाउंस की FIR तक नहीं हुई अभी तक। शिराज नज़ीर साहब को आज तक नहीं हुई है। कॉल कर करके यकीन करेंगे मैं तंग आ गई कि क्या करूं। मैं SSP शिराज नज़ीर साहब, उनको फ़ोन कर करके, फ़ोन जब सामने मुलाकात हुई थी तब तो बड़ी तसल्लियाँ थी, लेकिन इसके अलावा उनको फ़ोन करते रहो, फ़ोन नहीं उठाते। मैसेज छोड़ो कि भाई चलो, आपको बहुत कॉल्स आती होंगी कि मैं ज़ारा अब्बास हूँ, पूरा अपना इंट्रोडक्शन। ज़ारा, मैं आपको देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि आप खुद एक एंकर हैं और आप खुद ये सारे मामला देखते भी हैं, लोगों को रोजाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें सुनाते भी हैं। आपके पास कम से कम पावर है, आपके पास, आप चैनल को इस्तेमाल कर सकती हैं, आप बात कर सकती हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम शहरियों का इस शहर में या इस मुल्क में क्या हाल है? मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड्स रह गए हैं, कोई अपील करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं बारहा अपील करती हूँ कि खुदा के लिए इसका स्पीडी ट्रायल करवा लीजिए। बड़ा ओपन एंड शट केस है, देख लीजिए 1 साल हो गया अभी तक, जिस ये कचवे से भी स्लो, उससे भी मजीद स्लो से जो ये केस चल रहा है। पर्दे जुर्म नहीं आयद हुई है, शरीक मुजरिम अभी तक निकल चुका है, आज़ाद हो चुका है, और उसके बाद जो पेशी हो रही उसमें वो आ नहीं रहा, पेश नहीं हो रहा है, यानी कि लगता है हमें किरण के वो भाग गया है। मेरी अपील ये है सिंध हुकूमत से और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि अगर वो शख्स नहीं भी भागा है तो उसका नाम ECL में डाला जाए, उसके ऊपर इतनी गिरफ्त की जाए सख्त कि वो भागने ना पाए, वरना तो फिर ये बैठ जाएंगे हाथ उठा के कि जी हम गिरफ्तार कहाँ से करें, हमें क्या पता कहाँ पर है। ठीक है, अल्लाह करे कि आपकी इन अपीलों को सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, आप साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।